नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय शिक्षा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की गणित का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने पूर्णांक तक समझ लिया था, धनात्मक पूर्णांक समझ लिया था, ऋणात्मक पूर्णांक समझ लिया था, शून्य को भी समझ लिया था। हमने समझा था कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, केवल पूर्णांक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम आज परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे कि आखिर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, इसकी जो भूमिका है इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा मैंने लिखी हुई है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां Q बराबर 0 नहीं तथा P और Q पूर्णांक हो। इसका मतलब क्या है, समझिए बड़े ध्यान से, मैं बताता हूँ। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। घबराना बिल्कुल नहीं। देखिए, चलिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब ये है कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में हम जिस संख्या को लिख सकते हैं उसे हम P/Q कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको ये भी बोल देते हैं कि अंश बटे, इस ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों? तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कह देते हैं। देखो, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो Q बराबर 0 का मतलब ये Q है बच्चों, ये क्या है? Q है। यहाँ पर ये Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए। बस यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया P/Q, तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 आएगा तो वो उसका मान निकलेगा, वो ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा या अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर जो Q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा है जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो ऐसा कटा हुआ चिन्ह है ये यही दर्शाता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों, पूर्णांक होने चाहिए, तो पूर्णांक का मतलब होता है P और Q। जैसे कि P/Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूरे अंक होना चाहिए। जैसे कि P1 है तो इसके बटे में Q भी क्या होना चाहिए? Q भी अपने आप में एक पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया P और ये लिख दिया Q, तो P भी एक पूरा अंक है, P के बराबर 1 है, तो P भी एक पूरा अंक है और Q भी एक पूरा अंक है। तो इसका मतलब ये है कि P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है P और Q पूरा अंक होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ दर्शाया गया है 5/7, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे है कि देखो, 5 अपने आप में पूरा अंक है और 7 अपने आप में एक पूरा अंक है। ठीक है, इसी प्रकार से -1/4, तो माइनस भी एक पूरा अंक है और जे 4 भी एक पूरा अंक है, 0 भी एक पूरा अंक है। कैसे? अगर हम
p के स्थान पर 0 रख दें और एक के स्थान पर q के स्थान पर 1 रख दें तो इसका मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा। और 0 अपने आप में एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, p और q। अगर हम इसी को ऐसा लिख दें 0/1 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मान अपरिभाषित निकलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। -9 भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और 0.3 भी पूर्णांक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 0.3 लिख देंगे, 0 को हटा देंगे तो बटे में 10 लिख देंगे, ठीक है। अब तो जब बटे में 10 लिख देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा कितना, 3/10, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। किसके रूप में नहीं लिखी जा सकती, p/q के रूप में, यानी कि हम इनको ऐसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, नहीं लिख सकते तो क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। जस्ट उसका उल्टी परिभाषा है और कुछ नहीं है। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती या परिमेय ना हो, इसमें दो छोटी सी बात कह दी, या परिमेय ना हो या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कह देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, उदाहरण के लिए अपन इसमें समझेंगे √2। √2 एक ऐसी संख्या है, देखिए बच्चों, ये √2 एक ऐसी संख्या है जिसे अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इसको अपन 2/1 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी संख्या है p/q, इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से √5 को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके गुणनखंड नहीं है, और ये गुणनखंड जिनके संख्याओं के नहीं है उन्हें हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से इनको भी नहीं लिख सकते, पाई को भी नहीं लिख सकते। तो ये सभी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। चलिए, अब हम बस वास्तविक संख्याओं को और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं तो बच्चों क्या होती हैं, मैं बताता हूँ आपको। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मैं आपको और ऊपर कर देता हूँ, देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कह देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुकना। जैसे कि 2, 4, 6, √2, √3, √7 आदि, जिस सभी बच्चों वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। देखो, अपन ने पहले ही लिखा है, वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इनके बटे में अपन एक एक लिख सकते हैं। 2, 3, 4, 7 ये सभी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगली और समझ लेते हैं। 2 चीज़ें और रही हैं इसमें, बस वो अपना ये चैप्टर भूमिका खत्म हो जाएगी, फिर अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्याएं हो चुकी हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कह देते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा 20, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 लिखा। 20 एक ऐसी संख्या है जो 20 से तो विभाजित हो ही जाएगी, ठीक है, इसका 0 आ जाएगा, लेकिन 20 के अलावा भी ये कई संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 20, अब ये 5 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो 5 से विभाजित होगी तो ये 4 बार हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने फिर 20 लिख दिया, ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 बार हो जाएगी 20, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का, और ये देखिए 20 है, ये 10 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। किससे भी विभाजित हो जाएगी? 10 से भी विभाजित हो जाएगी 20। देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 20 है, ये किससे विभाजित हो जाएगी? ये अपनी 2 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये 2 पंचे 10 आ जाएगा, सॉरी 2 दशेराम 20 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 बचेगा। तो इसमें देखो जी लिखा है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा, स्वयं से तो विभाजित होंगी ही, देखो जैसे मैंने समझाया 20 अपने आप में एक स्वयं संख्या है और ये 20 से स्वयं ही विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा, स्वयं से भी विभाजित होंगी और उनके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, हो सकती हैं, उन्हें अपन क्या कह देते हैं बच्चों? उन्हें अपन भाज्य संख्याएं कह देते हैं। जैसे कि देखो 20 से भी होगा, किसी अन्य संख्या से भी हो जाएगा, जैसे कि 5 से हैं, 10 से, 2 से और 4 से, किससे? 4 से। तो इसको अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कह देंगे, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इनको समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा और रहा है, इसके बाद में अपन इसको यहीं पर रोकेंगे, फिर कल एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। देखो इसका मतलब समझिए, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, स्वयं की संख्या से ही विभाजित होंगी, किसी दूसरी की संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। जैसे कि 2, अब देखिए 5 को ले लीजिए, अब 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अब 3 संख्या है, जैसे मैं यहाँ बीच 3 लिख देता हूँ, 3 केवल और केवल 3 से विभाजित होगी और 1 से भी विभाजित होगी, लेकिन ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए अपन 1 को नहीं लेंगे। तो 3 केवल और केवल किससे विभाजित होगी? 3 से ही विभाजित होगी, यानी अकेली 3 से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। विभाजित का मतलब होता है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 3 किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, केवल और केवल स्वयं से ही विभाजित होगी। उसी प्रकार से अगर अपन इसमें 11 देखें तो 11 केवल और केवल 11 से विभाजित होगी, 1 से भी विभाजित होगी, लेकिन 1 अपने आप में ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 11 जो है वो केवल और केवल 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 11 है वो किससे विभाजित होगी? 1 से विभाजित होगी। तो इसमें यही लिखा है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, केवल स्वयं की संख्या से विभाजित होंगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। इनको आप याद भी कर सकते हो। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 3 5 11 13 7 17 19 23, ये सभी कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलिए अब अपन सहअभाज्य संख्याएं और समझ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बस देखिए ऐसी संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, माफी चाहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
संख्याओं का ऐसा समूह, कैसा समूह, जिनका HCF 1 होता है। अतः देखिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। HCF का मतलब होता है, एक होता है। HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर, यानी जिनका HCF 1 होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो जोड़े में होंगी और इन जोड़ों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखिए 15 और 16 एक ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, और जिस संख्या में दो संख्याएं एक जोड़े में होती हैं और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो उन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कह देते हैं। ठीक है, देखिए अब इनमें देखिए ये 15 और 16 दो अलग अलग संख्याएं, इनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ना 15 में से ना 16 में से, तो ये अपने आप में कैसी हो जाएंगी, एक सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, उसी प्रकार से 5 और 9 ये दोनों संख्याएं एक जोड़े में और इनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो ये भी, जब किसी संख्या में से कोई कॉमन ना आए तो उसका HCF हमेशा एक ही होता है, और जब किसी संख्या का HCF 1 होगा तो वो हमेशा कैसी होगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 और 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। ये भी अपनी 11 और 19 सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 13 और 20 ये भी क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सहअभाज्य संख्याएं, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं आज आपको समझ में आई होंगी बच्चों। आप केवल और केवल इनका बार बार रिवीजन कीजिए और बहुत अच्छे से इनको याद कीजिए, क्योंकि ये आपके पाठ की एक नींव है। जिस प्रकार से एक मकान को बनने में एक अच्छी मजबूत नींव चाहिए, तभी वो लंबे समय तक रह सकता है, खड़ा रह सकता है, उसी प्रकार से अगर आपको किसी भी चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले उसका बेसिक जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने आज सभी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया, वास्तविक संख्याओं का भी अध्ययन किया, परिमेय संख्याओं का भी अध्ययन किया, अपरिमेय संख्याओं का भी अध्ययन किया, सभी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल 1 से शुरू करेंगे, वो बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे बस। तो इसी के साथ में अपन मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपको इस पूरे चैप्टर के जो जितना भी मैंने 2 वीडियो में आपको करवाया है, इसको बढ़िया बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिए, समझिए, जहाँ समझ में नहीं आए उसे एक बार रुक कर के दोबारा पढ़िए और दोबारा पढ़ कर के फिर समझिए। जब आप 2 से 4 बार ऐसा करेंगे तो आपको हर एक चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस केवल अपन को एक चीज़ ठानना है। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल बढ़िया अपन एग्जाम्पलों के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।